वेरी वेलकम टू जेई क्लासेस मैथ परिवार। हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है प्रीति परियार और आप हमारे साथ पढ़ रहे हैं ईएमएफटी। लास्ट लेक्चर में हमने एम्पियर्स लॉ को यूज करते हुए ये देखा था कि कैसे अगर हम पे इनफाइनाइट शीट हो, इनफाइनाइट कंडक्टर हो, तो हम किस तरीके से क्या करते हैं, अपनी वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी? इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी की, मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी एच की। तो एच की वैल्यू एक हमने बायोट-सेवर्ट लॉ से करी थी और लास्ट लेक्चर में हमने एच की ही वैल्यू किससे फाइंड आउट करी थी? एम्पियर्स लॉ लगा के करी थी। अब डिफरेंस इसमें क्या चीज थी कि दोनों लॉ में हमने क्या करा था, एक में पूरी सॉल्व करा था और एक में डायरेक्ट हमने एम्पियर्स लॉ को क्या करा था, यूज करके वैल्यू फाइंड आउट करी थी। कौन कौन सा हमने कर लिया था? हमने एक तो इनफाइनाइट शीट का, जिसमें कुछ भी अगर सरफेस की करंट डेंसिटी दे रखी है, चाहे के दे रखी हो, के वाई दे रखी हो, जे दे रखी हो, जो भी करंट डेंसिटी दे रखी हो, करंट डेंसिटी हमें गिवन होगी और करंट डेंसिटी के अकॉर्डिंग ही हमने क्या निकाली थी, वैल्यू निकाली थी। तो वैल्यू हमारी क्या निकली थी, हाफ के वाई निकली थी ए वाई की डायरेक्शन में, एक माइनस हाफ के वाई निकली थी वाई की डायरेक्शन में। जेड अगर ग्रेटर देन जीरो था तो पॉजिटिव थी, जेड अगर लेस देन जीरो था तो हमारी वैल्यू क्या थी, नेगेटिव थी। अब हम किसकी ओर देखेंगे? अगर अब क्वेश्चन आता है, एक हमने किसकी तो देख ली, अगर हम पे इनफाइनाइट कंडक्टर हो, इनफाइनाइट हम पे क्या था, कंडक्टर था, चाहे इनफाइनाइट कंडक्टर हो चाहे हम पे फाइनाइट लेंथ का कंडक्टर हो, उसके केस में हमने क्या करा था, वैल्यू निकालनी देख ली थी। अब जो नेक्स्ट है, हमने इनफाइनाइट शीट की भी देख ली, किसकी वैल्यू भी हमने देख ली, इनफाइनाइट शीट की भी देख ली। हमारी जो वैल्यू अब रह गई कि अगर हम पे सिलेंड्रिकल कंडक्टर हो। अब अगर सिलेंड्रिकल कंडक्टर है और उस सिलेंड्रिकल कंडक्टर में, सिलेंड्रिकल कंडक्टर मतलब जैसे कोई गोल वायर हो गया, तो अगर हम सिलेंड्रिकल कंडक्टर वायर की बात करें तो वायर देखने में कैसा लगता है? अगर हम उसे फ्रंट से देखें वायर को इस तरीके से, ये है वायर मान लो, और वायर इस तरीके से अपने आगे दे रखें, तो हमें सामने से वो एक क्या दिखेगा, स्फीयर दिखेगा। इस तरीके से वायर को रखे तो वो एक क्या दिखेगा, सिलेंड्रिकल, जिसकी दो नीचे की और ऊपर की सरफेस क्या है, सर्कुलर है, और ये हमारी क्या है, उसकी हाइट है। अब अगर हमने इसमें करंट पास करा है कंडक्टर में, तो करंट तो ऐसे जाएगा ना, और जैसे करंट जाता है उसी के हिसाब से हमें क्या मिलती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी की डायरेक्शन मिलती है, और करंट की डायरेक्शन ये मिलेगी। और मैग्नेटिक फील्ड जो होती है, मैग्नेटिक फील्ड भी हमारी क्या होती है, करंट जैसे जाएगा उसी के अकॉर्डिंग नॉर्थ टू साउथ पोल बनेंगे और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी हमें उसी अकॉर्डिंग मिल जाएगी। ठीक है, या ये कहो करंट से ही हमें मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी डेंसिटी दोनों की क्या मिल जाती है, डायरेक्शन मिल जाती है। थंब रूल लगा के हम वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमें पता है कि अगर करंट कंडक्टर में ऐसे जा रहा है तो पूरी सरफेस पे करंट क्या है, करंट डेंसिटी पूरी सरफेस पे क्या है, सेम है। बस जिस जिस जगह से करंट निकल रहा है उसकी लेंथ के अकॉर्डिंग हम आइडियल आइडियल करके क्या मान लेते हैं, किसी एक जगह अगर करंट मानी तो आइडियल मान ली। जैसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में तो चार्ज मानते थे, डी क्यू डी क्यू, स्मॉल चार्ज था तो डी क्यू मानते थे, तो कोई पॉइंट चार्ज डी क्यू था। लेकिन मैग्नेटोस्टैटिक में हम क्या मानते हैं, कोई लेंथ मानते हैं, डी आइडियल। पॉइंट चार्ज की जगह हम क्या मानते हैं, करंट किसी एक लेंथ पे मानते हैं, तो पॉइंट करंट जो हो गया वहां पे वो क्या हो जाता है, आइडियल हो जाता था। उसकी वजह से हम मैग्नेटिक फील्ड अभी तक निकाल रहे थे, तो आइडियल आइडियल मान के हम क्या करते थे, वैल्यू फाइंड आउट करते थे। यहाँ भी हमें पता है कि सरफेस डेंसिटी पूरी सरफेस पे क्या है, सेम है। जो मैग्नेटिक लाइंस निकल रही है, मतलब करंट निकल रही है, वो कहाँ से निकल रही है, फ्रंट से निकल रही है ना। तो इसलिए हम पूरा सिलेंड्रिकल ना बनाकर, उसे क्या भी ले सकते हैं, स्फेयर की तरह भी तो ले सकते हैं। देखो अगर सिलेंडर की बात होती है तो सिलेंडर के केस में हमने क्या कहा कि इस सिलेंडर को अगर हम इस तरीके से बनाएं, ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं ना हम। अब पीछे वाली लेंथ मत देखो, क्योंकि करंट तो जो इसमें से जा रही है वो इस तरीके से ही तो करंट फ्लो कर रही है, ऐसे इसमें से करंट फ्लो कर रही है, ये रहा, इस तरीके से इसमें क्या कर रही है, करंट फ्लो कर रही है। तो करंट जो दिखेगी वो सरफेस पे ऐसे ऐसे दिख जाएगी ना, पूरे पे करंट ही करंट आती हुई दिखेगी ना। और जो करंट की डेंसिटी है पूरी सरफेस पे कैसी रहेगी, एक सी डेंसिटी रहेगी पूरी सरफेस पे। तो करंट की यहाँ पर डेंसिटी क्या रहेगी, पूरी सरफेस पे सेम रहेगी, यहाँ पर पूरी सरफेस पे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इतना पीछे का हिस्सा ना देखें, सिर्फ हम फ्रंट फ्रंट देख ले। तो फ्रंट फ्रंट हम बस क्या देखते हैं, गोला देखते हैं, स्फेयर। अब ये जो कोएक्सियल केबल है ये हमारी कैसी हो सकती है, ये होलो भी हो सकती है, ये सॉलिड भी हो सकती है। तो जो हमारे फॉर्मूले होते हैं वो डिपेंड कर रहा है कि इस कोएक्सियल केबल में
मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी कहाँ पर पूछी है, इंटेंसिटी पूछे, डेंसिटी पूछे, फर्क नहीं पड़ता, डेंसिटी अभी मैं आगे बताऊंगी। तो वहां से पता लग जाएगा कि जितने भी फॉर्मूले हमने इंटेंसिटी के निकाले हैं वहां से डेंसिटी कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बस इंटेंसिटी निकालनी आनी चाहिए, डेंसिटी कोई भी बच्चा ऐसे ही निकाल देगा, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या बताएं कि पूरे सरफेस पे करंट ऐसे बाहर की तरफ आ रहा है, तो करंट की डायरेक्शन हमारी कहाँ हो गई, बाहर की तरफ हो गई ना। करंट की डायरेक्शन कहाँ हो गई, अगर हम सिलेंडर ऐसे गोल गोल रखें ऐसे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ऐसे हो गई, या ऐसे बोल दो इस डायरेक्शन में, अगर करंट हमारा कहाँ है, ऊपर की डायरेक्शन में है, तो डेंसिटी पूरे पर एक सी हो गई डेंसिटी। लेकिन जो करंट होगा वो तो एलिमेंट के हिसाब से चलेगा ना, जहां पर करंट फ्लो हो रही है वो उसी के हिसाब से चलेगा, कि इसमें आउटर वाले में करंट फ्लो हो रही है तो आउटर के हिसाब से होगा, अंदर वाली लेयर में करंट फ्लो हो रही है तो अंदर वाली लेयर के, सेंटर में करंट फ्लो हो रही है तो सेंटर के हिसाब से, हर जगह पे करंट की वैल्यू क्या होगी, डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पर रहती है। अब डिपेंड करता है कि सिलेंडर मेरा होलो है या सिलेंडर हमारा सॉलिड है। होलो का मतलब क्या है कि अगर यहाँ पर ऐसे सिलेंडर होता, सिलेंडर हमारा क्या होता, अगर इस तरीके से होलो सिलेंडर होता, यहाँ बीच में कुछ नहीं है, खाली है, यहाँ बीच में हमारा कुछ नहीं है, खाली है, तो उस कंडीशन में यहाँ बीच में क्या भी नहीं होगी, बीच में हमारी कोई करंट भी नहीं होगी, बीच में सिलेंडर खाली है, बीच में हमारी कोई करंट नहीं होगी, सिर्फ करंट हमारी कहाँ फ्लो कर रही है, ये बाहर वाले सरफेस पे, सिर्फ करंट हमारी कहाँ फ्लो कर रही है, यहाँ बाहर बाहर सरफेस पे फ्लो कर रही है। अब हमें एम्पियर्स लॉ अपना पता है, एम्पियर्स लॉ यहाँ पर क्या कहता है कि जो हमारा इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी का लाइन इंटीग्रल है, एस डॉट डी एल ऑफ इंटीग्रल इज इक्वल टू आई एनक्लोज्ड, मतलब कि जब करंट एम्पियर पाथ में क्लोज होगी, करंट के चारों ओर एम्पियर पाथ होगा, तभी हम क्या लगा सकते हैं, एम्पियर सर्किट लॉ यहाँ पर लगा सकते हैं। तो एम्पियर सर्किट लॉ के अकॉर्डिंग एस डॉट डी एल इज इक्वल्स टू हम क्या पढ़ते आ रहे हैं, आई एनक्लोज्ड पढ़ते हुए आ रहे हैं। अगर हम अपना सिलेंडर क्या ले लें, होलो सिलेंड्रिकल कंडक्टर ले लें, या तो इसे होलो स्फेयर बोलो, स्फेयर क्यों, क्योंकि हमने क्या करा है, सिलेंडर सामने से देख रहे हैं, फ्रंट से देख रहे हैं, इसलिए पूरी लेंथ हम पीछे की ले ही नहीं रहे, पूरी लेंथ पे जो करंट जा रही है वो तो कैसे जा रही है, बस अगर कोई कहे पीछे की किसी लेंथ पे, तो करंट डिवाइडेड बाय जो भी उसकी लेंथ है, आई डिवाइड बाय एल कर दो, पर पे निकाल रहे हो आई डिवाइड बाय एल, और टोटल की एल से मल्टीप्लाई कर दो, कंप्लीट पे करंट की वैल्यू निकल जाएगी। होलो सिलेंड्रिकल कंडक्टर, अगर हमारा कंडक्टर क्या है, होलो है और सिलेंड्रिकल है, तब वो कहते हैं कि इसके ये वाला पॉइंट है, इसकी डिस्टेंस है ए, ये वाला पॉइंट है, इसकी डिस्टेंस है बी। अब चाहे इस डिस्टेंस को आप ए कहो, स्मॉल आर कहो, कैपिटल आर कहो, जो डिस्टेंस माननी है वो हम इसको क्या कर सकते हैं, मान सकते हैं। अंदर कोई करंट नहीं है, यहाँ बाहर बाहर करंट है। अगर कोई कहता है कि यहाँ ए डिस्टेंस पर, यहाँ कोई डिस्टेंस है ए, इस ए डिस्टेंस पे बताओ कि इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी होगी। अब अगर यहाँ पर मैं एम्पियर्स लॉ लगाऊं, एम्पियर्स लॉ के अकॉर्डिंग जो करंट फ्लो कर रही है तो वो तो यहाँ बाहर सरफेस पे कर रही है ना, करंट जो फ्लो कर रही है वो इस सरफेस पे कर रही है, अंदर कोई करंट नहीं है ना, और एम्पियर पाथ भी क्या है, वही हमने क्या कहा, एम्पियर पाथ जहां पे हमें निकालनी है वैल्यू उसके अंदर होना चाहिए, बल्कि हमें इस होलो वाले में निकालनी है अंदर, जीरो से मतलब ए पॉइंट से जीरो पर यहाँ अंदर निकालनी है, या इस पॉइंट से यहाँ पर निकालनी है। यहाँ तो हमारा क्या नहीं है, जीरो से ए के बीच में हमें क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी है, कि अगर हमारा जो आर है वो किस किस के बीच में वेरी करता हो, जीरो से ए के बीच में है, तो वहां पर क्योंकि कोई आई एनक्लोज्ड ही नहीं है, कोई आई एनक्लोज्ड ही नहीं है, इसका मतलब आई एनक्लोज्ड कितनी होगी, जीरो। ए पर आई एनक्लोज्ड हमने कितनी कही, जीरो, कोई आई एनक्लोज्ड ही नहीं है। तो जब हमारी कोई आई अंदर है ही नहीं, एनक्लोज्ड ही नहीं है, तो यहां पर हम क्या कह सकते हैं, एच डॉट डी एल इज इक्वल्स टू जीरो। और एच डॉट अगर मैं इस छोटे वाले गोले के लिए लिख भी देती हूँ, मतलब इस कंप्लीट एच, क्या कहा था, चाहे आई एनक्लोज्ड, हमें आई की टोटल वैल्यू लिखनी है जो भी हमारे सर्कल के अंदर है, लेकिन ये जो एच डॉट डी एल होगा तो पूरे की वजह से होगा ना इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, तो इसे तो मैं एच डॉट 2 पाई ए
या 2 पाई बी इज इक्वल्स टू कितना लिख सकते हो 0। तो यहाँ से h इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 0। तो अगर हमारा जो r है वो 0 से किसके बीच में वेरी करता है, a के बीच में वेरी करता है, उस कंडीशन में हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी आएगी उसकी वैल्यू कितनी आती है, उसकी वैल्यू हमारी 0 के बराबर आती है। तो इस चीज को सभी बच्चे ध्यान रखेंगे कि अगर हमारा एम्पियर पाथ नहीं बन रहा है, करंट एम्पियर पाथ के बाहर है, एम्पियर पाथ के अंदर करंट नहीं है, तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या रहती है, 0 रहती है। इस चीज को सभी यहाँ पर क्या रखेंगे, ध्यान रखेंगे कि अगर हमारा करंट कितना होता है, एम्पियर पाथ के बाहर रहता है, तो उस कंडीशन में हमारी जो करंट की वैल्यू आती है वो कितनी आती है, 0 आती है। ठीक है, तो यहाँ से सब क्या कह सकते हैं कि अगर ये हमारा रो क्या है, मतलब रो कहो, मैं आर कह रही हूँ, स्मॉल आर, कुछ भी जो भी हमने यहाँ माना था, डीएल को जो भी हम लिखते हैं 2 पाई आर लिखते हैं ना बड़े वाले उसका, तो उस कंडीशन में ये कितना आता है, 0 आता है। चाहे इसे खाली लेस में भी लिख सकते हो कि 0 से a के बीच में। ठीक है, अब अगर कोई कहे कि इसकी वैल्यू निकालो बाहर, किसी भी पॉइंट पे बाहर, यहां कोई पॉइंट है बाहर P, यहां कोई पॉइंट है P, इस पे कह रहे हैं ये डिस्टेंस मैंने r कह दी, चाहे b कह दो इसे r कह दो, कोई भी कह दो, चाहे इस वाले डिस्टेंस को r कह दो, इस वाले पॉइंट को क्या कह दो, कहीं पर b कह दो। और कोई पूछ रहा है इस वाले डिस्टेंस पे बताओ, यहां पर बताओ कि वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, अगर कोई यहां पर वैल्यू पूछता है तो देखो यहाँ पे एम्पियर करंट कहाँ है, इसके अंदर है ना। अब जो करंट फ्लो कर रही है वो करंट इसके कहाँ कर रही है, अंदर फ्लो कर रही है। एम्पियर पाथ ये है, एम्पियर पाथ हमने बना दिया एक एम्पियर पाथ। अब करंट इसके कहाँ फ्लो कर रही है, अंदर फ्लो कर रही है। करंट इसके कहाँ फ्लो कर रही है, अंदर फ्लो कर रही है। तो अब अगर मुझे फॉर्मूला लिखना होगा तो अब मैं फॉर्मूला कितना लिखूंगी, अब हमारी क्या है, आई एनक्लोज्ड, और सरफेस पे करंट दे रखी होगी कि हाँ सरफेस पे हमारी आई करंट फ्लो हो रही है। हमने अंदर वाले गोले ए पे मान ली करंट I1 और बाहर बाहर मान ली करंट कितनी फ्लो हो रही है, बी डिस्टेंस पे आई फ्लो हो रही है। तो यहाँ से देखो डीएल को लिखने के ना, किसी किसी बुक में क्या कर रखा होगा, डीएल को लिख रखा होगा रो डी फाई डी जेड, ऐसे लिख रखा होगा। फिर उसके बाद डीएल को क्या लिख दिया होगा, रो डी फाई डी जेड। मैं बता रही हूँ कुछ जगह क्या कर रखा होगा, ऐसे लिख रखा होगा। ऐसे, और यहाँ पर एच तो बाहर आ गया होगा, रो बाहर आ गया होगा। रो मतलब डिस्टेंस है, रेडियल डिस्टेंस, चाहे इसे आर लिखो कुछ भी लिखो। ठीक है, डी फाई की लिमिट लगा दी होगी 0 से 2 पाई, किसकी लिमिट लगा दी होगी, डी फाई की, और यहाँ डी जेड लिख दिया होगा इस तरीके से, रो डी फाई। अच्छा खाली एल है, रो डी फाई। तो एच डॉट 2 पाई रो आ गया। पर इतना करने की नीड ही नहीं है, हमें पता है एच डॉट डीएल मत लिखो, हमें पता है जो हम ये करंट निकाल रहे हैं डीएल लेंथ, वो इस डीएल लेंथ पे करंट है ना, आई डीएल यहाँ पर है डीएल। और अगर इस पूरे की बात हम करते हैं, गोले की, इस पूरे सर्कल की बात करते हैं, तो अगर इतनी लेंथ पे करंट की वैल्यू कितनी है, डीएल है, तो इसकी पूरी पेरीमीटर पे कितनी होगी, डीएल बराबर किसके होगा, इस पूरी पेरीमीटर के बराबर होगा ना। ये डीएल हम छोटी लेंथ ले रहे हैं, अगर हम पूरे सर्कल की बात करें तो इसकी क्या आ जाएगी, पेरीमीटर। और पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर। पेरीमीटर का फॉर्मूला कितना होता है, 2 पाई आर। तो मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ, मुझे रो डी फाई लिखने की नीड ही नहीं है। एच इज इक्वल्स टू आई अपॉन आई अपॉन 2 पाई आर। तो ये फॉर्मूला हो गया हमारा किसका, होलो सिलेंड्रिकल का। अगर सरफेस हमारी कहाँ है, बाहर है, बाहर मतलब
R इज ग्रेटर देन B। अगर R की वैल्यू क्या है हमारी, B से बड़ी है, इनफाइनाइट तक नहीं है, इनफाइनाइट की बात नहीं कर रहे हैं, इनफाइनाइट से अंदर अंदर होना चाहिए। अगर हमारा इनफाइनाइट चला गया, मान लो R इज ग्रेटर देन B और B की वैल्यू हमारी किसी इनफाइनाइट पे बहुत दूर चली गई, उस कंडीशन में भी H क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। तब भी हम नहीं पता कर पाते कि एम्पीरियन पाथ कहाँ होगा। इसलिए हम कहते हैं कि जो B की वैल्यू वो क्या होनी चाहिए, फाइनाइट रेंज में होनी चाहिए। तो I इज इक्वल्स टू कितना आ गया, I अपॉन 2 पाई R, और ये R कौन सा पॉइंट है, P, जो भी बाहर कोई पॉइंट है, ठीक है। और साइड में लिख भी लेना, वैसे तो यहाँ दिख रहा है कि A हमारा B से क्या है, बड़ा है। B अगर और अंदर कोई पॉइंट होता तो ये वैल्यू हम नहीं फाइंड आउट कर सकते। अगर कोई कहे बिल्कुल B पॉइंट पे बताओ, अगर हम पे कोई क्या कह दे कि जो ये वैल्यू है वो कहां पर फाइंड आउट करो कोई ये कह दे वैल्यू ना यहां फाइंड आउट करो, A से B के बीच में, वैल्यू कोई क्या कहे इस वाले एरिया में, ये जो A से B का एरिया है ना, यहां पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी बताओ कि जहां पर जो R है, जो हम पॉइंट निकाल रहे हैं, वो हमारा A से तो बड़ा हो लेकिन B से क्या हो, छोटा हो। तब उस केस में हम क्या करते हैं, तब उस केस में हम निकालते हैं करंट की डेंसिटी से। ये जो सरफेस करंट डेंसिटी होती है ना, इससे निकालते हैं। कैसे, हमें पता है कि इस पूरे एरिया में जो ये वाला एरिया है, सरफेस करंट डेंसिटी तो पूरे में सेम है ना, सरफेस करंट डेंसिटी पूरे में क्या रहती है, सेम रहती है। डिफरेंस किसका आता है, करंट का आता है। तो मैं इस वाले जो अंदर वाला गोला है, इस गोले पे तो करंट I1 मान लेती हूँ, माना कि I1, और जो बाहर वाला गोला है उस पे करंट कितनी मान लेती हूँ, I मान लेती हूँ। इस तरीके से मान सकते हैं अगर मानना चाहे तो, या वैसे भी सिंपल भी हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं। तो हम मुझे पता है जो करंट डेंसिटी J होती है, चाहे मैं अंदर के किसी पार्ट पर J की वैल्यू निकालूं, चाहे मैं बाहर के किसी पार्ट पर J की वैल्यू निकालूं, करंट डेंसिटी की वैल्यू क्या होती है, सेम ही रहती है। अगर मैं इसे ऐसे लिख लूं कि बाहर सरफेस पे जो करंट है उसकी वैल्यू कितनी है, I है, तो I अपॉन पाई R स्क्वायर होता, पाई R स्क्वायर मतलब मैं गोले का वो ले रही हूँ, ये होता है ना I बराबर J डॉट ds, ds क्या है, एरिया। तो अगर मैं गोले का एरिया लूंगी इसका, सॉलिड का नहीं, खाली सर्कल का, क्योंकि अभी मैं सॉलिड अंदर की बात तो कर ही नहीं रही, बाहर सरफेस की बात कर रही हूँ, फ्रंट की। तो अगर फ्रंट की बात करती हूँ तो कितना एरिया होता है हमारा, पाई R स्क्वायर। तो मैं इस ds की जगह कितना लिख सकती हूँ, पाई R स्क्वायर लिख सकती हूँ ना। तो J बराबर I अपॉन ds आएगा, तो I अपॉन कितना आएगा, पाई R स्क्वायर। ये होता है फॉर्मूला, ये क्या है, I R स्क्वायर फॉर्मूला है। अब फॉर्मूले में जो मैंने I करंट मानी है, मैंने I करंट कहां पर मानी है, I करंट तो मैंने कहां पर मानी है, बाहर करंट मानी है। I मैंने करंट कहां मानी है, बाहर वाली सरफेस पे करंट मानी है। तो जब बाहर वाली सरफेस पे करंट मानी है तो यहाँ कितना आना चाहिए था, पाई, बाहर की वो कितनी है, B। ये देखो यहाँ कितनी वैल्यू, चलो मैं इस क्वेश्चन को ना नीचे नहीं करती, यही करती हूँ इसके बराबर में ही, ये लिमिट साइड हटा देती हूँ यहाँ से, इसे यहीं पे ही करते हैं ताकि ये दिखता रहे। यहाँ पर J इज इक्वल्स टू I में यहाँ की करंट मान रही हूँ यहाँ की, तो I अपॉन पाई R स्क्वायर लिखना है ना मुझे, I अपॉन कितना लिखना है मुझे, पाई R स्क्वायर लिखना है। तो अगर मैं पाई R स्क्वायर की वैल्यू लिखना चाहूंगी तो पाई R स्क्वायर मेरे लिए कितना होगा, R तो है नहीं ना ये खाली यहाँ पर, ये वाली जो डिस्टेंस है ये तो B माइनस A है ना अगर मैं B में से A को माइनस कर दूं तो मुझे सरफेस की वैल्यू मिल जाएगी। तो मैं लिख सकती हूँ I इज इक्वल्स टू पाई B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। तो अभी तो मैंने करंट डेंसिटी लिख ली किसकी, सरफेस की, इसकी जिसमें करंट I है उसकी वैल्यू लिख ली I अपॉन पाई B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर।
अब अगर मैं करंट डेंसिटी लिखूं ए वाले पर, अब मैं किस वाले पे करंट डेंसिटी लिख रही हूँ, अगर ए वाले पर करंट डेंसिटी लिख रही हूँ या बाहर किसी भी वजह से करंट डेंसिटी लिख रही हूँ, तो मैं कितने लिख सकती हूँ, I1 मैंने करंट मान ली अपॉन पाई, जो टोटल करंट ये मैंने मानी है बाहर किसी भी पॉइंट पे जो वैल्यू हमने निकाली है कुछ भी, वो कितनी है R² माइनस ए। अगर टोटल में से जो भी टोटल है, कहीं पर भी अगर मैंने कोई पॉइंट लिया है एक्सटर्नली, ये वाला जो फॉर्मूला निकाला था, उस R डिस्टेंस में से मैं ए को माइनस कर देती हूँ। मैं किसे माइनस कर दूं, ए को। पूरे में से जो भी मैंने बाहर पाथ निकाला था, मैं किसे माइनस कर देती हूँ, अगर ए को माइनस कर देती हूँ, तो वैल्यू कितनी बचेगी, R² माइनस A², बाकी बचेगी निकालनी है ना। अब मैं क्यों ये ऐसा क्यों कर रही हूँ, क्योंकि मुझे इस पॉइंट पे निकालनी है। तो इस पॉइंट के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये वाले हिस्से में से इस वाले हिस्से को भी हटाना पड़ेगा, तभी तो मेरा कौन सा वाला पॉइंट आ जाएगा, ये बी वाला पॉइंट आएगा ना, यहाँ वाला। तो मेरा कौन सा पॉइंट आएगा, ये वाला पॉइंट आ जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का। तो पहले मैं यहाँ से यहाँ तक ले रही हूँ, फिर मैं यहाँ से यहाँ तक ले रही हूँ, तो जिससे मैं क्या फाइंड कर दूंगी, ये वाला फाइंड कर लूंगी। तो यहाँ पर देखो, मैंने यहाँ I1 I2 I3 जो माननी हो, I3 मान लो, I' मान लो, कुछ भी यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। यहां से मैं I1 की जगह कितना लिख सकती हूँ, I1 इज इक्वल्स टू I पाई R² माइनस A² डिवाइड बाय पाई B² माइनस A²। पाई से पाई हमारा क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। कोई कोई इसे क्या करता है, साथ साथ में करता हुआ ही चलता है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाता है H.dl वाला। अगर मैं यहाँ पे एम्पियर्स लॉ लगाऊं, ये लिखना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स लॉ। अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स लॉ ये बराबर किसके होते हैं, ये हमारा होता है H.dl सेम है। dl अभी भी मैं कितना लिखूंगी, dl तो सर्कल ही है, चाहे तो रो डिफाई करके लिख लो, जैसा कि हमने पहले बताया था। अगर किसी को रो डिफाई नहीं लिखना तो अपना क्या फॉर्मूला लिखो, रो डिफाई नहीं लिखना तो dl क्या है, ये सर्कल की क्या है, सरकमफेरेंस पेरीमीटर ही तो है, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला लगा दो। इंटरनल वाले पे तो 0 है, इंटरनल वाली पेरीमीटर तो लगानी ही नहीं, बाहर किसी सरफेस पे पेरीमीटर लगा दो, क्योंकि जब भी कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकलेगी और इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है, तो वो हम पूरा एक इनफाइनाइट कंडक्टर की तरह ही मानते हैं, मतलब एक सिलेंडर को इनफाइनाइट कंडक्टर की तरह ही मानते हैं। और बाहर किसी भी पॉइंट पे अगर हमें वैल्यू निकालनी है तो उसके लिए 2πr, जो भी एम्पीरियन पाथ बड़ा वाला है जिसके अंदर वो करंट रख रही है, वो वाला एम्पीरियन पाथ का फॉर्मूला लिखते हैं। देखो यहाँ भी हमने 2πr लिखा था, यहाँ 2πa या फिर 2πb लिख सकते थे, क्योंकि यहाँ पर जो एम्पीरियन पाथ के लिए वैल्यू ली थी, चाहे 2πb लिख लो, 2πb लिख लो, यानी वो 0 ही है। जो बाहर वाला जहां एम्पीरियन पाथ है, जहां करंट फ्लो कर रही है, वो ही वाली वैल्यू हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखते हैं। तो H.2πr। I एनक्लोज्ड कितनी है, देखो I एनक्लोज्ड होती है I1, I एनक्लोज्ड कितनी होती है I1, बाहर वाली करंट होती है। तो यहाँ वैल्यू कितनी आ गई, H.2πr इज इक्वल्स टू I एनक्लोज्ड कितनी है, I R² माइनस A² डिवाइडेड बाय B² माइनस A²। तो यहाँ से H इज इक्वल्स टू कितनी आ जाती है, I अपॉन 2πr R² माइनस A² डिवाइड बाय B² माइनस, ये हमारा फॉर्मूला आ गया। ये किसका आया, होलो सिलेंडर का, जब हमारी जो डिस्टेंस है, ये किस किस के बीच में है, ए से बड़ी है लेकिन बी से छोटी है। जो हमारा आर है, मतलब जो अगर हम आर बीच में ले ले कहीं, वो पॉइंट हमारा क्या हो, किसी सरफेस पे हो। हम करंट की जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालना है, बीच में किसी पॉइंट पे निकाल रहे हैं, किसी आर डिस्टेंस बीच में किसी पॉइंट पे निकाल रहे हैं। तो अगर बीच में किसी पॉइंट पे निकालेंगे
उस कंडीशन में हमारी वैल्यू कितनी निकलती है, आर ए और बी के क्या है बीच में है, उस कंडीशन पे हमारी वैल्यू निकलती है I/2πr, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, आर स्क्वायर वो पॉइंट है जिसपे निकाल रहे हैं, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो हमारी क्या निकलेगी, बीच में ए से बी के बीच में कहीं पर भी हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये फाइंड आउट हो जाएगी। ठीक है, ये तो आ गया होलो सिलेंडर। अगर हमारा सिलेंडर क्या नहीं होता, होलो नहीं होता, अगर हमारा सिलेंडर क्या नहीं होता, होलो नहीं होता, सॉलिड होता, मतलब कोएक्सियल केबल की तरह मान लो। क्वेश्चन अगर आ जाए कोएक्सियल केबल का निकालो, कोएक्सियल केबल या कंडक्टर, कोएक्सियल कंडक्टर है अगर हमारा, क्या है, अगर कोएक्सियल कंडक्टर है, इसका मतलब अब सॉलिड कंडक्टर है। सॉलिड कंडक्टर का क्या मतलब है कि कंडक्टर के अंदर कहीं भी क्या नहीं है, स्पेस खाली नहीं है। तो यहां पर पूरे में करंट की डेंसिटी होगी, पूरे में करंट की डेंसिटी, बाहर हर जगह से करंट बाहर निकलती हुई दिखेगी, हर जगह से करंट बाहर निकलती हुई दिखेगी, सारे में करंट की डेंसिटी कैसी है, एक सी है। कंप्लीट लेयर में करंट की डेंसिटी कैसी है, सेम होगी, और पीछे से करंट चलती हुई आ रही है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, सॉलिड कंडक्टर है। अब यहाँ पर इसे मान लो सॉलिड स्फीयर की तरह, क्यों, हमें देखना तो फ्रंट वाला पार्ट है ना, तो अब हम पे क्या आ गया, सॉलिड आ गया। जैसे सॉलिड स्फीयर का तो वहां पढ़ते थे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी में, यहाँ तो हमारा क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी है। तो यहाँ क्या मान लो, सॉलिड सिलेंड्रिकल फॉर्म में इसे मान लो, पर सामने से देखेंगे तो सबको ये क्या लगेगा, एक सर्कल की तरह ही दिखेगा। ठीक है, तो सॉलिड लिया अब हमने। अब सॉलिड में भी कौन कौन से पॉइंट बना लो, ज्यादा पॉइंट मत बनाओ। देखो एक पॉइंट तो मैंने बीच का बता ही दिया था, हम 2 पॉइंट बनाते हैं, या तो बीच में कहीं पर अंदर किसी भी एक डिस्टेंस, ए कोई डिस्टेंस मान लो, वहां पर निकालो, और बाहर कहीं, बाहर डिस्टेंस हम बी मानो, आर मानो, कुछ भी मान लो, चलो टोटल डिस्टेंस मैं बी मान लेती हूँ, इस डिस्टेंस को तो मान लेती हूँ बी, और एक पॉइंट कहीं पी बाहर मान लेते हैं जिस पे निकालनी है वैल्यू। ठीक है, चाहे इसको ए बी सी जो नाम देने हैं वो नाम हम क्या कर सकते हैं, खुद ही दे सकते हैं, नेम में कोई फर्क नहीं है, बस हमें क्या लगाना आना चाहिए, यहाँ पर फॉर्मूला लगाना आना चाहिए। तो यहाँ भी कौन सी बन गए, 2-3 कंडीशन निकाल लो, हो जाएगा। सबसे पहली कंडीशन क्या, अगर हमें वैल्यू किसी भी इसके अंदर कहीं भी कोई ए पॉइंट है, वहां पर हमें क्या करनी है, वैल्यू निकालनी है। और ये जो ए पॉइंट है ये बी से तो छोटा है लेकिन 0 से क्या है, बड़ा है। ये जो हमारा ए पॉइंट है वो क्या है, बी से तो छोटा है लेकिन ए से क्या है, बड़ा है सॉरी बी से तो छोटा है लेकिन आ कहाँ रहा है, हमारा 0 से बड़ा आ रहा है। चाहे ऐसे कह दो कि ये कोई मैंने गोला मान लिया, ऐसे इस पे निकालनी है मुझे, मैं ये गोला मान लेती हूँ यहीं पर, ये रहा, ये ए डिस्टेंस पे मैंने एक सर्कल मान लिया, ए डिस्टेंस पे, और इस सर्कल के अंदर कह रही हूं मैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या करो, फाइंड आउट करो। तो इसका मतलब कंडीशन क्या है मेरी कंडीशन ये है कि जो आर की वैल्यू है ना, इस समय पर आर की वैल्यू 0 से तो बड़ी है लेकिन ए से क्या है, छोटी है, या तो ए के बराबर है या ए से क्या है, छोटी है। और यहाँ पर क्योंकि सिलेंडर होलो भी नहीं है, सिलेंडर हमारा क्या है, सॉलिड है, तो मैं ये भी कह सकती हूँ 0 से बड़ी बराबर और ए से छोटी बराबर। चाहे ये बराबर का साइन लगाओ या मतलब है, दोनों कंडीशन का फॉर्मूला क्या होगा, सेम ही होगा। ये सिलेंडर पूरा क्या है, मेरा सॉलिड है, तो 0 से बड़ा और ए से छोटे पे मुझे क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी है। मान लो इस वाले गोले पे जो करंट है, यहाँ पर जो हमारी क्या है, करंट की वैल्यू है, कहीं भी एक करंट की वैल्यू तो इस पे मान लो, आई मानो, आई डैश मानो, कुछ भी एक करंट की वैल्यू मान लो। ये तो हमने क्या बना लिया, एम्पीरियन पाथ बना दिया मैंने ए डिस्टेंस पे, कि इस ए डिस्टेंस पे एम्पीरियन पाथ है, पूरे में अंदर करंट फ्लो हो रही है। किसी भी एक पॉइंट पर इन्होंने क्या कहा है, 0 से ए के बीच कोई भी एक पॉइंट मान लो और उस पॉइंट पे क्या निकाल लो, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकाल लो। ठीक है, कोई भी एक पॉइंट मान के।
तो अब यहाँ पर मुझे कहीं पर भी कोई एक पॉइंट मान के क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को फाइंड आउट करना है। तो एक जो मेन करंट है वो तो मान लो आई, कि हाँ इसके आउटर सरफेस पे कितनी करंट फ्लो हो रही है, आई फ्लो हो रही है। और जिस पॉइंट पे हमें वैल्यू निकालनी है उस पॉइंट की करंट हम कितनी मान लेते हैं, I1 मान लेते हैं। जिस पॉइंट पे हमें वैल्यू निकालनी है उस पॉइंट की करंट हम कितनी मान लेते हैं, I1 मान लेते हैं। तो यहां पर भी क्योंकि ये सॉलिड मतलब पूरे कंडक्टर पे करंट फ्लो हो रही है, कंप्लीट पे, और सारे में जो करंट फ्लो होगी वो हमारी कैसी होगी, सेम ही करंट फ्लो होगी। सारे में जो हमारी करंट फ्लो होगी वो कैसी होगी, सेम ही करंट फ्लो होगी। तो सेम करंट फ्लो होने की कंडीशन में अगर हम क्या कहते हैं, करंट हमारी कैसी फ्लो हो रही है, सेम करंट फ्लो हो रही है, तो सेम करंट फ्लो होने की कंडीशन में J इज इक्वल्स टू, इस पूरे पे कितनी करंट फ्लो हो रही है, I पूरे पे करंट फ्लो हो रही है। लेकिन जो I की वैल्यू होती है वो एरिया एलिमेंट के हिसाब से होती है, लेकिन जो करंट डेंसिटी होती है वो कंप्लीट पे एक सी रहती है। तो मैं J इज इक्वल्स टू कितनी लिख सकती हूँ, I अपॉन J इज इक्वल्स टू, मैं यहाँ पर वैल्यू कितनी लिख सकती हूँ, I अपॉन किसकी वैल्यू, पाई ए स्क्वायर। मुझे अब यहाँ पर कितनी लेंथ के अंदर अंदर काम करना है, मुझे यहाँ काम करना है 2 पाई ए स्क्वायर लेंथ के अंदर अंदर। तो मैंने मान लिया कि इस वाले पे जो करंट थी वो आई थी और इसकी जो एरिया है वो कितना है, पाई आर स्क्वायर है एम्पियर लेंथ का। और अंदर किसी पॉइंट पे, जहां मुझे किसी भी पॉइंट पे क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है, वहां पर हमने करंट कितनी मान ली, I1 करंट मान ली। तो I1 इज इक्वल्स टू 2 पाई आर स्क्वायर, और उसकी जो लेंथ मानी वो हम R मानते हैं। R मानते हैं ना, क्योंकि हमें नहीं पता अंदर कौन सा वो पॉइंट होगा, हमने R पॉइंट मान लिया। जब भी हम किसी पॉइंट पे वैल्यू निकालते हैं तो रो या R मानते हैं, या तो रो मानो या उसे क्या मानो, R मान लो। तो I1 अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर आ गया। अब क्योंकि गॉस लॉ एम्पियर सर्किट लॉ लगाते हैं, तो अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स लॉ, पूरा लिखना इसे, हम तो बस शॉर्टकट में लिख रहे हैं। तो ये कि हमारा क्या है, H डॉट dl इज इक्वल्स टू आई एनक्लोज्ड। यहां पर भी क्या चीज हमने कही थी, H डॉट dl इज इक्वल्स टू आई एनक्लोज्ड। dl को लिखने को क्या होता है, बहुत सारे मेथड होते हैं। तो यहाँ भी जिसे dl रो डी फाई डी जेड वाले मेथड से लिखना है, रो डी फाई डी जेड वाले मेथड से भी क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। तो H डॉट, ये जो H होता है, ये H क्या कहा था, जरूरी नहीं है जो करंट अंदर हो उसी की वजह से ही, मतलब जिस पॉइंट पे निकालना है उसी की वजह से ही हो। ये H तो हमारा मतलब A की वजह से भी, B की वजह से, किसी की भी वजह से भी हो सकता है। तो H तो हो गया। डॉट DL क्या है, DL हमने किसी एक पॉइंट पे वैल्यू मानी ना, लेकिन हमारा अब हम यहाँ नहीं निकाल रहे इस पॉइंट पे, मैं तो बीच में कहीं भी कोई एक पॉइंट है R डिस्टेंस पे कहीं भी बीच में 0 से A के बीच में R पर कहीं भी एक पॉइंट है, पर बनाएगा तो वो भी सर्कल ही ना, एम्पियर पाथ ही एक बनाएगा। तो इसलिए यहाँ जो लिखेंगे H इज इक्वल्स टू कितना लिखते हैं, 2 पाई R आई एनक्लोज्ड। उस पॉइंट पे हमारी आई एनक्लोज्ड कितनी है, I1 है। आई एनक्लोज्ड की वैल्यू I1 बराबर यहां से देखो कितना आ सकता है, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, I डॉट R स्क्वायर अपॉन, सॉरी बच्चों ये 2 पाई नहीं, पाई R स्क्वायर, पता नहीं 2 पाई कैसे लिख दिया, पाई R स्क्वायर है, पाई R स्क्वायर। ठीक है, ये 2 पाई गलत है, 2 पाई नहीं होता है, पीछे तो सही लिखा था, यहाँ बोलते बोलते शायद वो 2 पाई की, ये वाला 2 पाई आता तो वो वहां लिख दिया। पाई से पाई हमारा कैंसिल, आई आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो ये हमारी आ गई किसकी टर्म में, आई की टर्म में। हमें क्यों निकालनी है, क्योंकि इस पूरे में जो करंट डेंसिटी, जो करंट फ्लो हो रही है वो कितनी करंट फ्लो हो रही है, आई करंट फ्लो हो रही है। पूरे में जो करंट फ्लो हो रही है वो कितनी करंट फ्लो हो रही है, आई करंट फ्लो हो रही है। तो एच की वैल्यू आ गई हमारी 2 पाई आर। ये 2 पाई आर नीचे ले लिया और I1 की यहाँ से वैल्यू रख दी, पाई तो रहेगा ही, एक आर से एक आर हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो H इज इक्वल्स टू आई डॉट आर डिवाइड बाय 2 पाई ए स्क्वायर। ठीक है, ये हमारी क्या आ गई, वैल्यू निकल के आ गई किसकी, कि एक अगर हम पे सॉलिड सिलेंडर है, तो सॉलिड सिलेंडर के केस में
अगर हम पे सॉलिड सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर के केस में मुझे किसी भी पॉइंट पर बीच में क्या निकालनी है, अगर वैल्यू निकालनी है, और वो पॉइंट मैंने क्या मान लिया, ये बीच में अंदर कोई एक पॉइंट ए माना, और ए से 0 के बीच में कहीं भी अंदर अगर मुझे वैल्यू निकालनी है तो बस क्या करना है, आई डॉट आर अपॉन 2 पाई ए स्क्वायर। ए तो हो गया जिसके अंदर अंदर मुझे निकालनी है, आर अंदर कोई पॉइंट हो गया, मान लो बीच में अंदर किसी भी पॉइंट पे वैल्यू निकालनी है, क्योंकि यहाँ हमने आर को क्या कहा है कि आर 0 से बड़ा है, ए से क्या है, छोटा है, चाहे बराबर कह दो चाहे बड़ा छोटा कह दो, ये इसकी लिमिट है। ठीक है, अब अगर मुझे कोई कहे बाहर कोई पॉइंट है पी, इस पी पॉइंट पे निकालो, कोई पॉइंट कहाँ है, बाहर है, ये हमारा करंट फ्लो हो रही है इसमें, और कहाँ ही पॉइंट पी बाहर है, तो अब आर बराबर कितना हो गया हमारा, आर हमारा बी से क्या हो गया, बड़ा हो गया, आर हमारा बी से बड़ा हो गया, कहीं इनफाइनाइट तक नहीं गया, लेकिन वो हमारा बी से क्या है, बड़ा है। ये तो सेम देखो वही कंडीशन आ गई जो पहले भी पढ़ा था, क्योंकि अब एम्पियर पाथ जो बनेगा, अब एम्पियर पाथ ये वाला बनेगा ना, अब एम्पियर पाथ ये वाला बनेगा, और करंट एम्पियर पाथ के अंदर फ्लो हो रही है, चाहे करंट बीच में फ्लो हो, होलो सिलेंडर हो, सॉलिड सिलेंडर हो, कैसा भी सिलेंडर हो, करंट तो एम्पियर पाथ के अंदर फ्लो हो रही है। एम्पियर पाथ के अगर अंदर करंट फ्लो होगी तो फॉर्मूला क्या लगेगा, एस डॉट डी एल इज इक्वल्स टू आई एनक्लोज्ड लिमिट मैंने इसके ऊपर लिखी दी थी इस वाले के लिए। ठीक है, एच डॉट डी एल इज इक्वल्स टू आई एनक्लोज्ड ही तो रहेगा। अब अगर मेरी पॉइंट कहीं ये पी बाहर है, इस पी बाहर की कंडीशन में करंट तो अभी भी अंदर फ्लो हो रही है ना, तो मेरा यहाँ कितना होगा, एच डॉट, जिस पॉइंट पे निकालनी है यहाँ तो हमेशा वही लिखते हैं, तो आई एच डॉट 2 पाई आर, मतलब एम्पियर पाथ की वैल्यू लिखते हैं यहाँ पर, यहाँ किसकी वैल्यू लिखते हैं, एम्पीरियन पाथ की वैल्यू लिखते हैं, जो भी मैंने एम्पीरियन पाथ लिया है। एम्पीरियन पाथ का मतलब सॉरी एम्पीरियन पाथ नहीं, जिस भी पॉइंट पे मुझे क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी है, तो उसी के ही मैं क्या लिखूंगी, वैल्यू लिखूंगी। तो आई एच डॉट 2 पाई आर इस पॉइंट पे निकालनी है। अब ये पॉइंट क्या है, बी से बड़ा है, और यहाँ आई एनक्लोज्ड, आई इसके अंदर जो एनक्लोज्ड हो रही है वो कितनी है, जो इसके अंदर आई एनक्लोज्ड हो रही है वो वैल्यू, तो देखो यहाँ सारे में आई वैल्यू है ना, इस पूरे में जो करंट फ्लो हो रही है इसकी सरफेस पर, या सरफेस करंट डेंसिटी भी दे रखी है, जे डॉट डी एस बराबर कितनी दे रखी है, आई दे रखी है, तो यहाँ से एच बराबर कितना आ जाएगा, एच इज इक्वल्स टू, तो यहां से हमें क्या पता चल रहा है, चाहे सिलेंडर होलो हो चाहे सिलेंडर सॉलिड हो, मतलब कोएक्सियल केबल चाहे सॉलिड हो चाहे कोएक्सियल केबल होलो हो, अगर मुझे केबल के बाहर किसी भी पॉइंट पर क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है, ये कब है, व्हेन r इज ग्रेटर देन b। तो अगर मुझे बाहर किसी पॉइंट पे जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, बाहर किसी पॉइंट पे वैल्यू निकालनी है, तो वैल्यू हमेशा आई अपॉन 2 पाई आर, और आर वो डिस्टेंस है जो बाहर कोई पॉइंट है उसकी, होलो हो कुछ भी हो, वैल्यू हमेशा क्या आएगी, सेम। तो यहाँ से एक हमारा कंक्लूजन ये निकलता है कि अगर हमारा कोई वायर है, होलो सिलेंड्रिकल वायर है, सॉलिड वायर है, कैसा भी वायर है वो, और उससे हमें किसी बाहर पॉइंट पे क्या निकालनी है, मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी है या डेंसिटी निकालनी है, डेंसिटी और इंटेंसिटी में हम देख लेंगे डिफरेंस क्या है। तो उस कंडीशन में हमारा जो ये सिलेंडर है वो एक पॉइंट चार्ज की तरह ही वर्क करता है। कैसे वर्क करेगा, एक पॉइंट चार्ज की तरह ही वर्क करेगा, चाहिए इनफाइनाइट ही क्यों ना हो, सिलेंड्रिकल होना चाहिए। ठीक है, तो उस कंडीशन में जो हमारी वैल्यू आएगी हमेशा आई अपॉन 2 पाई आर ही आएगी। तो कहीं भी बिना देखे इसे डायरेक्ट लिख देना, अगर कहीं पे एम्पीरियन पाथ कहाँ बन रहा है, करंट जहाँ फ्लो हो रही है उसके एम्पीरियन पाथ कहाँ बन रहा है, बाहर बन रहा है, तो वो वाली करंट डिवाइड बाय 2 पाई आर, आर क्या जो वो वैल्यू है, लेकिन कैसे, सिलेंड्रिकल स्फेरिकल कोई भी अगर कंडीशन दे रखे उस कंडीशन में हम क्या लगाएंगे, यही फॉर्मूला लगाएंगे। तो देखो चाहे इसमें बीच में कहीं निकालना हो, चाहे इसे कहाँ निकालना हो, बी पे, अगर कोई पॉइंट बी से भी बाहर है और बहुत ही दूर है इनफाइनाइट पे, क्या है कोई पॉइंट इतना दूर है कि तुम्हें पता ही नहीं एम्पीरियन पाथ कहाँ बनेगा, उस कंडीशन में एच बराबर कितना आ जाता है, 0 आ जाता है। ये चीज भी ध्यान रखनी है कि अगर पाथ बहुत ही दूर कहीं बन रहा है, बाहर बन रहा है और हमें पता ही नहीं वो वैल्यू कहाँ है, ठीक है, रो की वैल्यू ये कह दो कहीं बहुत ही बाहर कहीं टी है, वहां पर अगर वैल्यू निकालनी है तो हम उसकी वैल्यू को भी क्या कहेंगे, 0 ही कहेंगे।
अब कोई क्या कहे, इस पे निकालो बी पॉइंट पर, हमें क्या भी तो कह सकते हैं कि जो बी पॉइंट है उस पर क्या करनी है, वैल्यू निकालनी है, ठीक है। या कोई कह दे कि बी और बी से थोड़ी सी बाहर पे, ऐसे भी इस तरीके से भी कह सकते हैं। तो बस क्या करना है, अगर कोई बी पॉइंट पे कहे तो जैसा अभी हमने होलो वाले में ए पॉइंट पे निकाला था ना, ऐसे ही हमें यहाँ पर क्या करना है, बी पॉइंट पे निकालना है करंट डेंसिटी की वैल्यू लेके। एक करंट यहाँ मान लेना, एक करंट कहीं अंदर मान लेना, क्योंकि ए और बी के बीच में वो पूछेगा, और उस तरीके से क्या निकल जाएगा, सेम वही फॉर्मूला यहाँ पर भी निकल जाएगा। तो इस तरीके से हमने क्या कर लिया, सर्किट एम्पियर सर्किट लॉ लगाकर, एम्पियर सर्किट लॉ लगाकर हमने यहाँ क्या चीज फाइंड करी, दो चीज यहाँ पर हमने, तीन चीजें हमने यहाँ फाइंड आउट करी। सबसे पहले हमने क्या निकाला था, इनफाइनाइट लॉन्ग कंडक्टर निकाला था, स्ट्रेट लॉन्ग कंडक्टर। तो देखो अगर सब कोई भी फॉर्मूले पे ध्यान दे रहा होगा यहाँ पर, तो यहाँ से क्या हमें देखने को मिला कि जब हम इनफाइनाइट लॉन्ग कंडक्टर की भी बात कर रहे थे, जब हम किसकी बात कर रहे थे, इनफाइनाइट लॉन्ग कंडक्टर की भी बात कर रहे थे, तब भी तो हमारा फॉर्मूला यही आ रहा था। कंडक्टर ले रहे थे, कंडक्टर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड देख रहे थे, जो मैग्नेटिक फील्ड थी उस तक की डिस्टेंस हमारी कितनी थी, r थी ना। तो इसलिए हम कहते हैं चाहे होलो सिलेंडर हो चाहे सॉलिड सिलेंडर हो, वो हमारे एक इनफाइनाइट लाइन कंडक्टर की तरह ही क्या करता है, काम करता है। अगर हमारा जो पॉइंट चार्ज है वो कहाँ है, कहीं बाहर है, तो अगर हमारा पॉइंट चार्ज कहीं बाहर है, एम्पियर पाथ कहीं बाहर है, उस कंडीशन में हमारा सिलेंडर भी किसकी तरह काम करेगा, इनफाइनाइट लॉन्ग कंडक्टर की तरह काम करेगा। तो हमने क्या देख लिया, इनफाइनाइट लॉन्ग कंडक्टर की, इनफाइनाइट शीट की, और कोएक्सियल केबल अगर हमें दे रखे हैं या सिलेंड्रिकल केबल अगर हमें दे रखे हैं, उसकी सारी डेरिवेशन कर ली। इससे बाहर तो हमारा कुछ नहीं आएगा, इससे बाहर कुछ आता भी नहीं है। आप क्या कर सकते हैं, इसी की तरह एक आधा अगर न्यूमेरिकल भी आएगा, सेम यही रूल लगाओ और न्यूमेरिकल क्या कर लो, वहां पर फाइंड आउट कर लो। हमने लास्ट लेक्चर में इनफाइनाइट शीट का भी निकाला था ना। इनफाइनाइट शीट में अच्छा एक बात लास्ट लेक्चर में ही बतानी थी, पर वो थोड़ा प्रॉब्लम की वजह से वहां से वीडियो क्या कर दी थी, वहीं पे खत्म कर दी थी। क्या था उसमें, जो हम वो निकाले थे इनफाइनाइट शीट में 2a 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 और 2h माना था शायद, या 2b। तो अगर वहां आप चाहते हो तो 2a माने बिना उसे a और l मान के भी कर सकते हो। अगर a और l मान के करोगे तो जहां हमारा 4HAX HA आया था, x की डायरेक्शन में था तो hx लिख दिया था, 4HA आया था, अगर तुम्हें a मानोगे तो वो कितना आएगा, 2HA आ जाएगा। फिर वहां जो ds है ना, वहां ds भी कितना लिखोगे, 2a नहीं लिखोगे, वहां उसकी विड्थ कितनी आ जाएगी, a आएगी, तो तब वहां a लिखोगे, a से a कैंसिल हो जाएगा, तब भी आना कितना होता है, ky अपॉन k, मतलब जो उन्होंने डेंसिटी दी थी, सरफेस डेंसिटी, ky अपॉन 2 ही आएगा, चाहे वहां 2a मानो a मानो, वो हमने मान के कर दिया था। अगर 0 के क्रॉस वो शीट लोगे तो a ही मान लेना, और मैंने थोड़ी इधर ले ली थी तो क्या मान ली थी डिस्टेंस, 2a a कुछ भी मानो, आंसर हमेशा क्या आएगा, सेम ही आएगा, ठीक है। तो ये हो गया था। अच्छा अब तुम्हें ना एक चीज का और शॉर्टकट बताते हैं। हमने इनफाइनाइट लॉन्ग कंडक्टर का फॉर्मूला पढ़ लिया, कितना आया था, I अपॉन 2πr निकल के आया ना। इनफाइनाइट लॉन्ग कंडक्टर का फॉर्मूला एक हमने किसमें भी पढ़ा था, इनफाइनाइट लॉन्ग शायद करने के लिए दिया था, किसमें, बायोट सेवर्ट लॉ से। बायोट सेवर्ट लॉ से भी हमने क्या करा था, उसे सॉल्व करा था। बायोट सेवर्ट लॉ के 2-3 करे थे, और इनफाइनाइट का मैंने डायरेक्ट वैल्यू बता दी थी, किस किस की, डीएल की और आर की, और कहा था इसे सॉल्व करके देखना। तो एक मेथड तो वो था जो मैंने बताया था कि हाँ डीएल इतना लिख देना, रो डिफाई करके जो वैल्यू बताई थी, और आर की वैल्यू निकाल के बता दी थी कि आर इतना लिख देना, और क्या करना, उसे सॉल्व करना। एक तरीका आपको और बताते हैं उससे भी छोटा। तो ये इनफाइनाइट जो मैं मेथड बता रही हूँ वो किसका है, इनफाइनाइट लॉन्ग कंडक्टर का ही है। अब जो मैं मेथड बताने जा रही हूँ वो किसका है, इनफाइनाइट लॉन्ग कंडक्टर का ही है। इनफाइनाइट लाइन कंडक्टर, लॉन्ग नहीं लाइन, इनफाइनाइट लाइन कंडक्टर या फाइनाइट लाइन हो, कैसी भी हो, मतलब एक लाइन कंडक्टर की वजह से हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी है। लेकिन लॉ कौन सा, अभी तक जो हम कर रहे थे किससे कर रहे थे, एम्पियर्स लॉ से, अब कौन सा, बायोट सेवर्ट लॉ। तो अगर हम बायोट सेवर्ट लॉ से करते हैं तो अब हमारी वैल्यूज क्या निकलेंगी वो हम यहाँ पर फाइंड आउट करके निकालते हैं, ठीक है। ये किस लिए करके दिखा रहे हैं कि वो वाला मेथड थोड़ा सा क्या लगा था,
कुछ हार्ड सा भी लगाता है या उसे निकालने में हो सकता है कुछ बच्चों को क्या भी आई हो, परेशानी भी आई हो। तो इसलिए ये एक दूसरा तरीका दिखा रहे हैं जिसमें हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए या तो हम क्या मानेंगे, इनफाइनाइट कंडक्टर मानेंगे। हम यहाँ पर क्या मानेंगे, दो चीज मानेंगे, या तो इनफाइनाइट कंडक्टर मानेंगे या कोई फाइनाइट कंडक्टर मान लेंगे। वैल्यू क्या, बात क्या हो जाती है, बिल्कुल सेम ही हो जाती है। मान लो ये कंडक्टर हमने एक मान लिया, ठीक है। अगर फाइनाइट माना है, इनफाइनाइट भी इसी में ही करा देंगे। अगर फाइनाइट माना है तो देखो लेंथ यहाँ फिक्स होगी ना, जो भी लेंथ होगी इस कंडक्टर की लाइन की जिसमें करंट हमारा क्या हो रहा है, फ्लो कर रहा है, इसकी वैल्यू क्या होगी, फिक्स होगी। और पॉइंट जहां पे हमें वैल्यू निकालनी है वो पॉइंट क्या आ गया, यहाँ कभी हमारा पी पॉइंट आ गया, पॉइंट कुछ भी मान लो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई यहाँ पर हमारा क्या आ गया, पी पॉइंट आ गया। तो इसकी सबसे पहले तो यहाँ से क्या ले लेते हैं, वर्टिकल डिस्टेंस ले लेते हैं, मतलब इस पर एक क्या डाल देते हैं, परपेंडिकुलर डाल देते हैं। और इसके जहां से भी कोई हमें क्या लेना है, डीएल एलिमेंट लिया है, हमने क्या करा है, कहीं पर भी अगर हमने डीएल एलिमेंट लिया है तो डीएल एलिमेंट जहां पर भी लिया होगा उससे इसमें क्या खींच देते हैं, वैल्यू पॉइंट खींच देते हैं। अगर इनफाइनाइट शीट है, और एक चीज और याद रखनी है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी में भी करा था कि जहां जहां आखिरी पॉइंट थे वहां से भी इसे क्या कर देते हैं, मिला देते हैं। चाहे इनफाइनाइट के केस में हो, चाहे हमारा फाइनाइट के केस में हो, चाहे हमारा किस में हो, इनफाइनाइट के केस में हो, चाहे हमारा किस पे हो, फाइनाइट के केस में हो, इसे क्या कर देंगे, वहां से मिला देंगे। तो जहां से हमने क्या डाला, परपेंडिकुलर, उसकी डिस्टेंस कुछ मान लो, किसी को आर माननी है आर मानो, रो माननी है रो मानो, कुछ भी इसे क्या कर सकते हैं, यहाँ पर मान सकते हैं। रो माननी है तो रो इस डिस्टेंस को मान लो। और जहां पर हमें क्या लेना है, अपना कंडक्टर लेना है डीएल, इसे कहीं भी ले सकते हैं, यहाँ लो यहाँ लो यहाँ लो यहाँ यहाँ, कहीं पर भी, पूरी इनफाइनाइट लाइन कंडक्टर में हमें क्या करना है, डीएल एलिमेंट कहीं पे भी लेना है, क्योंकि करंट तो देखो इसमें ऐसे जा रही है ना, ऐसे करंट फ्लो कर रही है, ऐसे हमारी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी की वैल्यू है। तो यहां से ऐसे करंट फ्लो कर रही है इसमें जेड डायरेक्शन में, और ये मैंने एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया डीएल, इसमें जो करंट होगी वो कितनी होगी, आइडियल, इसका मतलब जो पॉइंट चार्ज है वो यहाँ पर कितना है, आइडियल पॉइंट चार्ज है। वहां पर डी क्यू होता था, यहाँ कितना है, आइडियल पॉइंट चार्ज यहाँ पर होता है। अब क्या करना है इसके बाद, कि यहाँ पर जो भी करंट हमने फ्लो कराई है, जो भी हमने क्या करी है, यहाँ पर करंट फ्लो कराई है, हमने तो एक लेंथ यहाँ पर ले ली ना, इस पूरी लेंथ में क्या कर रही है ये वैल्यू, मतलब इस पूरी लेंथ में करंट यहाँ क्या कर रही है, फ्लो कर रही है। तो इससे यहाँ पर क्या खींच लो, इस वाले से खींच लो यहाँ से, या तो ये जहां पर डीएल, ये मैंने यहाँ पर ले लिया, ऐसी जो लास्ट पॉइंट होता है उस लास्ट पॉइंट से ले लो, चाहे ये डीएल में कहाँ मान लेती, यहाँ ऊपर मान लेती, तो एंगल मैं कहाँ से भी बना सकती थी, ऊपर से भी बना सकती थी। लो, किसी को कंफ्यूजन ना हो तो ये काम भी कर देते हैं। मैं क्या करती हूँ, डीएल अगर मैं यहाँ पर मान लेती हूँ तो ये पॉइंट मैंने डीएल से क्या कर लिया, यहाँ पर ड्रॉ कर लिया। ये फाइनाइट लेंथ है, तो फाइनाइट लेंथ के केस में क्या होगा, इस तरीके से हम सॉल्व कर लेते हैं। कौन सी लेंथ है ये, फाइनाइट लेंथ है। अगर इनफाइनाइट लेंथ होगी तो बीच में एक फाइनाइट लेंथ लेना और उससे दोनों तरफ एंगल ड्रॉ कर लेना और एक परपेंडिकुलर भी डालना। ये पॉइंट चाहे इधर लो, इधर लो, ऊपर लो, नीचे लो, चारों तरफ कहीं भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। काम यही करना है कि इस वाली लाइन पे एक परपेंडिकुलर डालना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है। फिर जहां डीएल एलिमेंट लोगे, जो फाइनाइट लेंथ लोगे, अगर उस फाइनाइट लेंथ से उस पॉइंट पे क्या बनाना है, एंगल बनाना है। उस फाइनाइट लेंथ से उस पॉइंट पे क्या बनाने हैं, एंगल बनाने। अब एंगल चाहे ये वाले कुछ मान लो, चाहे एंगल ये वाले मान लो, एंगल क्या कर सकते हो, तो देखो इस तरफ जो एंगल जा रहा है सेम इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी की तरह, इसे अल्फा 1 मान लो, 0 से अल्फा 1 इधर की तरफ, और इस तरफ जो एंगल जा रहा है इसे कितना मान लिया हमने,
अल्फा 2 मान लिया, या थीटा 1 थीटा 2, कुछ भी जो मर्जी हो वो क्या कर सकते हैं, हम यहाँ से मान सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पर अगर एंगल मानना है तो कोई यहाँ भी मान सकता है कि मान लो ये थीटा 1 है, पर इसका कोई यूज नहीं होगा, इन वाले एंगल का यूज नहीं होगा। इन वाले एंगल को सिर्फ कहाँ यूज कर सकते हैं, इन एंगल की वैल्यू निकालने में, कि यहाँ एक ऐसे ट्राइंगल बनाओ और ट्राइंगल बना के यहाँ पर क्या कर लो, वैल्यू फाइंड आउट कर लो। तो इसका यहाँ पर क्या नहीं है, कोई भी यूज यहाँ पर नहीं है। इतना छोटा सा हमें बस क्या करना होता है, डायग्राम बनाना होता है, सिर्फ इतना डायग्राम हमें क्या करना है, यहाँ पर बनाना है। कोई एलिमेंट लेना है, एलिमेंट से एंगल यहाँ बनाना है, नीचे जहाँ लेंथ खत्म है, नीचे लेंथ जहाँ खत्म है वहां से भी इस पे खींचना है, एक इस पे क्या लेना है, परपेंडिकुलर लेना है। अब यहाँ सबसे पहले क्या निकालनी है, वैल्यूज। अगर हमारी ये लेंथ फिक्स है, ये लेंथ हमने क्या कर रखी है, मान रखी है, कंप्लीट लेंथ कितनी है, मान लो कैपिटल एन, तो यहाँ से आधी आधी हमने ये पॉइंट अगर बीच में माना है कहीं और परपेंडिकुलर यहाँ से खींचा है, तो अगर हमने हाफ हाफ मानी है ये, तो यहाँ l/2 हो गई, रो स्क्वायर एल स्क्वायर, आर की जो भी यहाँ पॉइंट अगर ये आर माना है इस पॉइंट से, इस डीएल पॉइंट से इस पॉइंट पे निकालनी है ना वैल्यू, तो ये डिस्टेंस वेक्टर हो गया आर। एक हम डिस्टेंस वेक्टर वही तो होता है कि आईडीएल वाले पॉइंट से जिस पॉइंट पे हमें क्या निकालनी है, मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी है, वो हमारा क्या होता है, डिस्टेंस वेक्टर आर होता है। अब देखो अल्फा की वैल्यू अल्फा 1 और अल्फा 2 हमने क्या कर लिया है, बता दिया है। अल्फा 1 हमारा कौन सा है, और जहां से करंट जा रही है और जहां तक करंट जा रही है वो हमारी किसकी वैल्यू हो गई, अल्फा 1 और अल्फा 2 की वैल्यू हो गई। अब यहाँ से हमें सबसे पहले क्या करना है, डीएल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर मैं यहाँ से डीएल लिखूं, डीएल इज इक्वल्स टू मैं यहाँ पर कितनी वैल्यू लिख सकती हूँ, ये जो डीएल है ये रब हो गया, डीएल किसकी डायरेक्शन में है, जेड की डायरेक्शन में डीएल है ना, तो अगर मैं यहाँ जेड को लिखना चाहूंगी तो इसे डीएल को कितना लिखूंगी, डी जेड ए जेड कैप, यही तो मैं इसे लिखूंगी डीएल को। ये एक तरीके से इससे बता रहे हैं, दूसरे से भी देखेंगे, वैसे जो सिंपल होगा उससे कर लेंगे हम। डीएल कैप इज इक्वल्स टू डी जेड ए जेड कैप, इस तरीके से हमारी करंट जेड वाली डायरेक्शन में क्या कर रही है, जा रही है। अब मुझे किसकी वैल्यू लिखनी है, डिस्टेंस वेक्टर की वैल्यू लिखनी है। डिस्टेंस वेक्टर भी मुझे साफ यहाँ सामने से ही दिख रहा है कि डिस्टेंस वेक्टर मेरा कितना होगा, तो डिस्टेंस वेक्टर अगर मैं निकालू, डिस्टेंस वेक्टर इस डायरेक्शन में ये जा रही है, ये रहा रो, तो r इज इक्वल्स टू कितना मैं इसे लिखूंगी, रो की डायरेक्शन में ये जा रही है तो मैं इसे लिख सकती हूँ रो ए जेड कैप, सॉरी एरो कैप माइनस जेड ए जेड कैप। ये मैंने किसकी वैल्यू लिख ली, ये हमने डिस्टेंस वेक्टर की वैल्यू लिख ली कि जो डिस्टेंस वेक्टर आर है, आर की वैल्यू अगर मुझे डीएल से निकालनी है तो आर की वैल्यू डीएल से मैंने कितनी निकाल दी, अच्छा मैंने डिस्टेंस मानी है एल, ये डिस्टेंस माननी पड़ेगी, चलो मैं क्या करती हूँ इस वाले डिस्टेंस को जेड मान लेती हूँ, या तो इसे l/2 मानू या जेड, मैंने इसकी डिस्टेंस कितनी मान ली, जेड मान ली। तो यहाँ पर अगर मुझे डिस्टेंस वेक्टर की वैल्यू निकालनी है तो डिस्टेंस वेक्टर कितना होगा, यही टेल से टेल वाला मेथड लगाओ, रो एरो कैप माइनस जेड ए जेड कैप, जेड मतलब यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस और रो मतलब यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस, तो रो एरो कैप माइनस, क्योंकि टेल से टेल जोड़ने वाला पॉइंट मैंने डिस्टेंस वेक्टर लगाया और ये देखो ये यहाँ से यहाँ जुड़ रहा है ना, तो टेल टू टेल वाला मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर फॉर्मूला लगा दिया, तो टेल टू टेल वाला फॉर्मूला लगाने पे मुझे आर वेक्टर की वैल्यू कितनी मिली, रो एरो कैप माइनस जेड ए जेड कैप, बस यही तो हमें निकालना होता है। इसके बाद अब मुझे कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर लगाना है, बायोट सेवर्ट लॉ किसी करंट एलिमेंट का अगर मैं यहाँ लगाती हूँ, क्या होता है डी एच बराबर, अभी मैं एच डी एच लिख रही हूँ तो इसका मतलब मैं किसका साइन नहीं लगाऊंगी, इंटीग्रेशन वाला साइन मैं यहाँ पर नहीं लगाऊंगी, इंटीग्रेशन का साइन नहीं लगाना है तो यहाँ पर अभी मैं कितना लिख सकती हूँ, आई डी एल क्रॉस
यही तो होता है हमारा। अब डीएल क्रॉस AR कैप की जगह हम कितना लिख सकते हैं, आर वेक्टर अपॉन आर की क्यूब, ये वैल्यू हम वहां से लिख सकते हैं। बस हमें क्या करना है, यही चीज यहाँ पर लिखनी है। आईडीएल की वैल्यू रखो, ये जो आईडीएल है इसकी वैल्यू हमने अभी कितनी निकाली थी, डीएल की डीजेड एजेड कैप, यहाँ पर हमने वैल्यू निकाली थी। अब हमें बस क्या करना है, यहाँ पर वैल्यू लिखनी है आर बराबर, और इन सब की वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट कर लो। तो डी एच इज इक्वल्स टू, फोर पाई। आर को कितना लिख सकते हो, देखो यहाँ आएगा आर वेक्टर कितना है, यहाँ आएगा आर क्यूब। आर बराबर यहां से मैं कितना लिख सकती हूँ, अंडर रूट को हम कितना लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं। तो 1/2 और 2 हमारा यहाँ पर है, तो आर बराबर तो मेरा निकल गया आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर खाली। लेकिन जो इसका आर है ए आर कैप का, ए आर कैप के आर को इसके मैं साथ जोड़ूंगी 1/2 के साथ, तो कितना आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा। ये पहले भी करा रखा है तो पता लगाना, पता होना चाहिए सबको, क्योंकि यहाँ आर आएगा 3/2 और 3/2 और खाली आर कितना होता है 1/2। तो टोटल हमारी ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, रो स्क्वायर, ये हमारी क्या आ जाती है, वैल्यू यहाँ पर निकल के आ जाती है। यहाँ पर हमारा कितना आ गया, आई हाँ, तो आई इसकी मल्टीप्लाई कर दो, जेड और रो तो गायब हो जाएंगे, बचेगा कितना, ए जेड वाला आई यहाँ पर क्या गड़बड़ हो गई, आई टी जेड ए जेड कैप, डीएल हमने ले लिया किसकी डायरेक्शन में, जेड ए जेड कैप के डायरेक्शन में, और ये हमारा आ गया आई बिलोंग्स टू डी जेड ए जेड डॉट प्रोडक्ट करा, जेड और फाई तो आ गया 0, तो ये कितना आ जाएगा, आई जेड टी जेड अपॉन 4 पाई रो स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। चलो देखते हैं अगर कुछ हुआ होगा, वैसे यहाँ रो आना चाहिए था, पर देखते हैं क्या गड़बड़, साथ साथ में चलते चलते। अब हमें यहाँ पर क्या कर देना है, इंटीग्रेशन कर देना है, क्योंकि हमें तो वैल्यू किसकी निकालनी है, हमें वैल्यू निकालनी है एच की। अगर एच की वैल्यू यहाँ पर हमें निकालनी है तो हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन यहाँ पर करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ हम क्या कर देते हैं, इंटीग्रेशन यहाँ पर हम कर लेंगे। आईडीएल हमने रखा, एक सेकेंड, अब इंटीग्रेशन करने में गलती यहाँ पता है क्या है, क्योंकि अभी हम tan की टर्म में ना, tan और sin की टर्म में क्या रखेंगे, एंगल निकाल के वैल्यू रखेंगे। आईडीएल हो गया, आई डी जेड ए जेड कैप, अच्छा हाँ गड़बड़ दिख गई, क्रॉस का साइन, देखो यही इसमें डिफरेंस होता है। डॉट प्रोडक्ट में तो क्योंकि ए जेड और एफ आई कितना आ जाता है, सॉरी ए जेड और ए रो कितना आ जाता है, 0 हो जाता है, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में इनकी वैल्यू आती है ना, तो यही गड़बड़ी थी। ये क्रॉस था, क्रॉस नहीं लगाया था, ये बराबर यही तो है, आई डी एल क्रॉस आर वेक्टर अपॉन 4 पाई आर क्यूब, यही तो है। तो ये क्रॉस था, क्रॉस रह गया था, आर के साथ क्रॉस लगेगा ना, वो डॉट से कर दिया था। अगर आप क्रॉस लगाएं, आई देखो रो है, रो तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा,
ए जेड क्रॉस ए रो कैप, तो क्या बताया था, रो क्रॉस फाई, फाई क्रॉस जेड, जेड क्रॉस रो, जेड क्रॉस रो, अगले वाले का नंबर आ जाता है, मतलब ए फाई। और हम ये पहले भी देख रहे थे कि हमेशा ये जो वैल्यू निकलती है वो किसकी डायरेक्शन में निकलती है, फाई की डायरेक्शन में निकलती है। तो आई रो ए रो कैप और डी जेड, आई डी जेड, रो बाहर आ जाएगा और ये वैल्यू आ गई। ठीक है, अब ये सही, 4 पाई रो स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 3/2। अब यहाँ पर h निकाल के क्या कर सकते हैं, हम इसकी इंटीग्रेशन यहाँ पर कर सकते हैं। अब इंटीग्रेशन करने से पहले, यहाँ इंटीग्रेशन तो हम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इससे पहले हम क्या करें, यहाँ पर हमें वैल्यू निकालनी पड़ेगी किसकी, अल्फा की टर्म में। यहाँ हम क्या मान लेते हैं, रो से ये जो हमने अल्फा 1 मान रखे हैं, अल्फा 2 मान रखे हैं, इनकी हम क्या कर लेते हैं, वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। इनकी यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, अगर वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, तो वैल्यू फाइंड आउट करने पे हम क्या देखेंगे कि हम यहाँ वैल्यू निकालते हैं कहाँ पूरी निकालते हैं, इस पूरी को वैल्यू को निकालते हैं। तो मेरी जो लिमिट लगेगी वो कैसे लगेगी, 0 से अल्फा 1, कैसे लगेगी, 0 से अल्फा 1, 0 से अल्फा 2, 0 से अल्फा 1, 0 से अल्फा 2। इसका मतलब अगर मैं इधर को चलूं तो ये इस वाले का जस्ट अपोजिट है ना, तो इसका मतलब अगर मैं लिमिट लगाऊं तो यहाँ पर एंगल माइनस अल्फा 2 है और यहाँ पर एंगल अल्फा 1 है। तो अगर मैं यहाँ लिमिट लगाऊंगी h की, तो मेरी h की जो लिमिट लगेगी वो कितनी लगेगी, माइनस अल्फा 2 से अल्फा 1। तो लिमिट हमारी कितनी लगती है, इस पूरे से यहाँ वाले एंगल से यहाँ वाले एंगल तक लिमिट लगती है। तो अगर मैं यहाँ वाले एंगल की बात करूं तो ये 0 से यहाँ से शुरू होते हैं, 0 से इधर अल्फा 2 जाता है, 0 से उधर अल्फा 1 जाता है, तो अल्फा 1 उधर को बढ़ रहा है तो पॉजिटिव में है, अल्फा 2 नीचे को घट रहा है तो ये निगेटिव में है। तो लिमिट कहाँ से लगती है, माइनस अल्फा 2 से अल्फा 1 लिमिट लगती है, आई डेल डी जेड ए फाई कैप। तो देखो इसमें आई रो 4 पाई ये सब क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है ये सब इसमें कैसी वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू है। तो कांस्टेंट वैल्यू को तो क्या कर सकते हैं हम यहाँ से पहले ही बाहर निकाल सकते हैं। तो आई 4 पाई रो ये सब हमारी कैसी वैल्यू आ जाती है, कांस्टेंट वैल्यू यहाँ पर आ जाती है। अब यहाँ हम क्या कर सकते हैं, मैं यहाँ पर किसकी वैल्यू की टर्म में, जेड और रो की टर्म में किसका यहाँ पर एंगल लिख सकती हूँ, अल्फा को इनकी टर्म में लिख सकती हूँ। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, अल्फा 1 या अल्फा 2 को क्या कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टर्म में यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ बस हम यही करेंगे कि इसे अल्फा को क्या करेंगे, अलग अलग टर्म में लिखने की कोशिश करेंगे ताकि हमारा ये क्या हो जाए, इजीली सॉल्व हो जाए, हमारा ये यहाँ पर क्या हो जाए, इजीली सॉल्व हो जाए। तो इसे हम क्या करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट टर्म में लिखने की कोशिश करेंगे। तो अब हमें क्या करना है, जहां तक भी हमारा कंडक्टर जा रहा है अल्फा, उसे 2 पार्ट में डिवाइड करना है। ये पूरा जो एंगल है, ये पूरा जो एंगल होता है, ये हमारा कितना होता है, अल्फा होता है, कंप्लीट एंगल। तो अब मुझे यहाँ पर देखो डिवाइड अगर मैं करूँ, क्यों डिवाइड कर रहे हैं, ताकि ये इजीली हमारा क्या हो जाए, रो स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये चीज हमारी क्या हो जाए, यहाँ पर सॉल्व हो जाए। तो इसे सॉल्व करने के लिए हम इसे क्या करने की कोशिश करेंगे, चेंज करने की कोशिश करेंगे। तो हम क्या लेट कर लेते हैं, एक हमें यहाँ डी जेड हटाना है तो अगर मैं इस फॉर्मूले में जाऊं तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला आर का तो यूज ही नहीं है, रो और जेड में देखती हूँ। तो अगर मैं रो और जेड की बात यहाँ पर करती हूँ तो रो और जेड की कंडीशन में टर्म में हम यहाँ क्या लगा सकते हैं अगर मैं tan अल्फा 1 लगाऊं, अगर मैं यहाँ कितना लिखती हूँ, tan अल्फा लिखती हूँ, तो tan अल्फा कितना हो जाता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहां से अगर मैं देखूं तो tan अल्फा 1 इज इक्वल्स टू कितना निकल के आ जाता है, परपेंडिकुलर जेड है अपॉन बेस है। अगर मैं tan अल्फा की बात करूं, अगर अल्फा करूंगी फिर तो ये पॉइंट कहीं नीचे लेना पड़ेगा,
अल्फा तो होल पॉइंट हो जाएगा, नहीं होगा, चलो अल्फा से छोड़ो। ऐसे ही अगर मैं tan अल्फा 2 देखूं यहाँ पर, tan अल्फा 2 मेरा यहाँ कितना आएगा, tan अल्फा 2 अगर देखते हैं तो ये भी सेम, जो नीचे की डिस्टेंस बचेगी, अगर टोटल डिस्टेंस मैंने l मानी है, l माइनस जेड अपॉन रो, इस तरीके से देखो रो तो सेम ही रहेगा। तो अगर मैं चाहे tan अल्फा 2 निकालूं चाहे tan अल्फा 1 निकालूं, वैल्यू मेरी क्या निकलेगी, यहाँ पर सेम ही निकलेगी। तो अल्फा 1 चाहे मैं बराबर अभी किसके मान लूं, कोई एंगल अल्फा है, अल्फा के बराबर भी मैं क्या मान सकती हूँ, यहाँ पर अल्फा 1 को मान सकती हूँ। तो इस कंडीशन में अगर मैंने कितना मान लिया, जेड बाय रो, इतना अगर मैं इसे कह देती हूँ तो dz निकालना है, dz निकालना है तो दोनों तरफ क्या लेना पड़ेगा, डिफरेंशियल लेना पड़ेगा। तो tan अल्फा का कितना था जब हमने निकाला था, sec स्क्वायर अल्फा होता है ना tan अल्फा का, t अल्फा इज इक्वल्स टू dz बाय रो, यही तो वैल्यू हमारी आती है। देखो कोई भी चीज छूटी ना हो, बस ये चीज हम चेक करते हुए चलेंगे कि एक्स्ट्रा ना आ रहा हो कुछ भी, और कोई भी चीज हमारा क्या ना हो, यहाँ पर छूटी ना हो, रो dz सही है। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारी कितनी आ गई, tan स्क्वायर अल्फा, और tan अल्फा को हमने कितना लिख दिया, sec स्क्वायर अल्फा यहाँ पर लिख दिया। तो यहाँ अब हम कितना लिख सकते हैं, अगर ढंग से देखें इसको, h इज इक्वल्स टू माइनस अल्फा 2 टू अल्फा 1 i अपॉन 4 पाई रो dz की जगह मैं कितना लिख सकती हूँ, sec, रो से रो देखो ये वाला कैंसिल कर देंगे, sec स्क्वायर अल्फा डी अल्फा। ठीक है, ये हो गया। अब हमारा है रो स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, रो स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 3/2। अगर tan अल्फा जेड बाय रो है, अगर tan अल्फा जेड बाय रो है तो मैं साइन और कॉस भी तो निकाल सकती हूँ, क्योंकि tan बराबर क्या होता है, लेंथ अपॉन परपेंडिकुलर होता है tan बराबर। तो हम अगर इसी में ही और फॉर्मूले निकालना चाहें, किसका, अगर मैं कॉस अल्फा लिखूं यहाँ पर कॉस अल्फा होता है रो अपॉन बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर कितना आ गया, जेड स्क्वायर प्लस रो स्क्वायर। और अगर मैं साइन अल्फा लिखूं, ये पाइथागोरस लगा रहे हैं, अगर मैं साइन अल्फा लिखूं तो जेड अपॉन जेड स्क्वायर प्लस रो स्क्वायर। ये ऐसा मैं क्यों कर रही हूँ, क्योंकि ये देखो यार रो स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर में है, तो अगर मैं रो स्क्वायर जेड स्क्वायर को ऐसे ही किसी फॉर्मूले में लिख लूं तो मैं कॉस अल्फा वाला लगा लूं, अगर यहाँ मुझे तो यहाँ नीचे लगाना है ना, कॉस अल्फा से sec अल्फा भी तो बन जाता है, साइन कॉस टेन कॉट sec। तो अगर मैं यहाँ sec अल्फा लिखूं, ये बिल्कुल साइड में लिखने सारी चीजें, sec अल्फा बराबर कितना आ जाएगा, जेड स्क्वायर अपॉन प्लस अल्फा स्क्वायर। ये लेक्चर लंबा जा रहा है, बस मैं 2 लाइन में शॉर्ट में इसे करूंगी, जेड स्क्वायर प्लस रो स्क्वायर अपॉन अल्फा। तो मैं यहाँ कितना लिख सकते हैं, जेड स्क्वायर प्लस रो स्क्वायर अपॉन अच्छा, ये रो तो यहाँ ऊपर जाएगा और एक रो पहले से है, देखो एक रो पहले से था और डी जेड की वैल्यू कितनी थी, रो तो यहाँ है, डिवाइड में नहीं है, डिवाइड में तो डी जेड के था, रो यहाँ चला जाएगा, तो रो स्क्वायर sec स्क्वायर अल्फा, और यहाँ sec अल्फा रो स्क्वायर जेड स्क्वायर की पावर 3/2 कितना है, sec अल्फा की पावर 3/2, ऐसी तो होगा, sec अल्फा की पावर 3/2 रो स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर रो स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन रो, रो को भी लाना पड़ेगा,
तो एक पावर हमें क्या करनी पड़ेगी, रो की यहाँ अलग से ऐड करनी पड़ेगी। अगर मुझे यहाँ पर बनाना है कितना रो, यहाँ मुझे रो भी लाना है, तो मैं क्या करूँ, इसमें ऊपर नीचे रो से मल्टीप्लाई कर दूं। तो अगर मैं यहाँ पर रो लाऊंगी, रो, तो रो यहाँ निकल के आ जाएगा रो क्यूब। देखो इसको मुझे ये बनाना है, तो जितनी पावर से डिवाइड करूंगी उतनी पावर से मल्टीप्लाई भी करूंगी। तो मैं डिवाइड कितने से करूंगी, यहाँ पर रो की पावर 3/2 से करूंगी। तो अगर मैं इसे ब्रैकेट से बाहर यहाँ पर लाऊंगी, तो ब्रैकेट से बाहर लाने पर जो इसकी वैल्यू बचेगी वो कितनी बचेगी, ध्यान से अगर देखोगे तो रो क्यूब बचेगी। तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आ जाएगी, रो क्यूब के टर्म में यहाँ पर हमारी वैल्यू आ जाती है x स्क्वायर अल्फा। तो h इज इक्वल्स टू माइनस अल्फा 2 अल्फा, रो से रो कैंसिल हो गया, i अपॉन 4 पाई रो बाहर निकल गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, सेक स्क्वायर अल्फा अपॉन सेक क्यूब अल्फा डी अल्फा, सेक से सेक ये यहाँ चला गया, आई अपॉन 4 पाई रो, 4 पाई आर भी लिख सकते हो जिसे लिखना हो, माइनस अल्फा 2 अल्फा 1 अपॉन सेक अल्फा आएगा, सेक अल्फा को ऊपर ले जाएंगे तो कॉस अल्फा आएगा, कॉस अल्फा डी अल्फा, h is equals to i अपॉन 4 पाई रो। कॉस अल्फा का कितना होता है, साइन अल्फा होता है, कॉस अल्फा का कितना होगा, साइन अल्फा, साइन अल्फा 1 माइनस साइन अल्फा 2। तो ये हमारी क्या आ गई, डायरेक्ट वैल्यू निकल के आ गई किसकी, h की। तो h इज इक्वल्स टू हमेशा याद रखना कितना आएगा, i अपॉन 4 पाई रो साइन अल्फा 1। हमेशा ये चीज याद रखना, हमेशा याद रखनी है कि जब इनफाइनाइट लाइन कंडक्टर, सॉरी फाइनाइट लाइन कंडक्टर लेंगे, कैसा कंडक्टर लिया है, फाइनाइट, तो फाइनाइट में जो एंगल ऊपर वाला होगा, जिस पॉइंट पे हम निकाल रहे हैं, इस पॉइंट से एंगल जो पॉजिटिव जा रहा होगा वहां पे साइन अल्फा पॉजिटिव आएगा, जो एंगल नीचे नेगेटिव जा रहा होगा, उस पी पॉइंट के नीचे जा रहा होगा, वहां पर हमेशा एंगल किसका होता है, माइनस साइन अल्फा 2 होता है। ये हमेशा हमें क्या रखना है, याद रखना है। अब देखो अगर मेरा यहाँ कंडक्टर क्या होता, इनफाइनाइट होता, तो इनफाइनाइट कंडक्टर के केस में, ये चीज हमने पहले भी बताई है, इनफाइनाइट के केस में ये लाइन पता नहीं ना ऊपर तक कहाँ जाती, ऐसी ये लाइन नीचे पता नहीं कहाँ जाती, तो ये जो अल्फा 1 और अल्फा 2 एंगल है ये कितने बन गए होते, उस कंडीशन में ये हमारे बन गए होते 90, कितने, 90 डिग्री। तो ये तो फाइनाइट के केस की हो गई डेरिवेशन, ये लास्ट उसमें बस बताई थी, कराई नहीं थी पूरी सॉल्व, तो इसलिए आज इसे सॉल्व भी करा दिया। तो अगर मेरा ये क्या होता, इनफाइनाइट होता, तो इनफाइनाइट के केस में अल्फा 1 और अल्फा 2 मेरे कितने होंगे, 90 डिग्री। तो तब h इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, i अपॉन साइन 90 1, यहाँ साइन 90 कितना आ जाएगा, -1, माइनस माइनस प्लस, 2 से 2 मेरा क्या हो गया, यहाँ पर कैंसिल हो गया। जब 2 से 2 यहाँ पर मेरा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा i अपॉन 2 पाई रो। तो देखो इनफाइनाइट का यही तो फॉर्मूला आता है, किसी भी लॉ से निकालो फॉर्मूला यही आएगा। किसकी डायरेक्शन में निकाला था ये हमने, शायद ए फाई ही निकल रहा था, ए फाई की डायरेक्शन में मेरा क्या हो जाएगा, ये निकल जाएगा, ठीक है। तो i अपॉन 2 पाई रो इसकी क्या निकल गई, वैल्यू निकल गई। तो इनफाइनाइट की अभी भी हमने वैल्यू देखी थी और इनफाइनाइट की यहाँ भी हमने वैल्यू देख ली। वैल्यू हमेशा क्या आती है हमारी, यही निकल के आएगी, ठीक है। साइन अल्फा 2, अल्फा 1 पॉजिटिव में 90 जा रहा है, अल्फा 2 नेगेटिव में 90 जा रहा है, तो माइनस की वैल्यू आएगी। इनफाइनाइट के केस में π/2 पॉजिटिव, नेगेटिव में, तो वैल्यू हमारी किसकी आ जाएगी, प्लस की। तो यहाँ कितना निकल जाएगा, i अपॉन 2 पाई रो। अब इस पी पॉइंट को कहीं भी घुमा लो सारे में,
इस पी पॉइंट को कहीं भी घुमा लो फॉर्मूला यही निकलेगा। बस हमें क्या याद रखना है, अगर मेरा पी पॉइंट क्या आ जाए, नीचे आ जाए, तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर पी पॉइंट हमारा कहाँ रहता है, मान लो ये इनफाइनाइट कंडक्टर और पी पॉइंट यहाँ ले रहे हैं, ये हमारा फाइनाइट कंडक्टर हो गया मान लो, और पी पॉइंट हम कहाँ ले रहे हैं, यहाँ ले रहे हैं, तब रो डिस्टेंस ये हो जाएगी डीएल, कोई कंडक्टर यहाँ ले लिया, यहाँ से इसे मिलाना पड़ेगा ना, और कोई लाइन से तुमने फाइनाइट मानी होगी, वहां से मान लो मिला रहे हो। अब हमारा अल्फा 2 कहाँ हो जाएगा, यहाँ, और अल्फा 1 कहाँ हो जाएगा, यहाँ। इस कंडीशन में अल्फा 1 भी पॉजिटिव लोगे, अल्फा 2 भी पॉजिटिव लोगे, इस कंडीशन में अल्फा 2 पॉजिटिव आएगा, तब हमारा साइन अल्फा 2 किसका हो जाएगा, साइन अल्फा 2 पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, अगर ये पॉइंट यहाँ होगा कहीं, तो तब अगर मैं एंगल बनाऊंगी इस पॉइंट से यहाँ से, तब मैं एंगल बनाऊंगी, तब अल्फा 2 तो नेगेटिव रहेगा, अल्फा 1 भी नेगेटिव आ जाएगा, तो यहाँ पर अल्फा 1 भी नेगेटिव, अल्फा 2 भी नेगेटिव, यहाँ अल्फा 2 भी पॉजिटिव, ये भी। अगर पी पॉइंट कहीं नीचे चला जाए, तो इस केस में अगर मैं एंगल बनाऊंगी, तो देखो अल्फा 2 तो नीचे ही जा रहा है, लेकिन अल्फा 1 भी नीचे जा रहा है, तो यहाँ पर अल्फा 1 भी निगेटिव, अल्फा 2 भी निगेटिव। जो अपनी डायरेक्शन से उल्टा चला जाए वो निगेटिव हो जाएगा, जो अपनी डायरेक्शन में ही रहे वो क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। तो यहाँ पर हमने क्या बता दिया, इनफाइनाइट लाइन की वजह से पी पॉइंट कहीं भी हो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकाल लिया। अब कोई भी बच्चा इजीली क्या कर सकता है, कोई भी न्यूमेरिकल कर सकता है। फाइनाइट हो तो फॉर्मूला होता है I/4 ब्रैकेट में साइन अल्फा 1 माइनस साइन अल्फा 2। अल्फा 1 अल्फा 2 मैंने लिया, अल्फा 1 पॉजिटिव डायरेक्शन वाला एंगल है, अल्फा 2 नेगेटिव डायरेक्शन वाला एंगल है। इतना हमें क्या रखना है, यहाँ पर याद रखना है। अगर मैं अल्फा 2 पहले ही निगेटिव लेके चल रही हूँ, तो मुझे अपना एंगल जब मानना पड़ेगा ना, तो निगेटिव में ही मानना पड़ेगा। अगर मैं अल्फा एंगल निगेटिव नहीं लेके चल रही हूँ, तो फॉर्मूला ऑलरेडी पॉजिटिव में ही निकलेगा। ठीक है, तो ये लेक्चर काफी लेंथी हो गया, इस लेक्चर को हम यहीं पे खत्म करते हैं। अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।